नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टोटल फिलॉसफी चैनल पर। यह एक ऐसी जगह है जहां हम दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों के विचारों को समझते हैं, उनके जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं और उन विचारों को सीखते हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को बदल दिया। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सवाल पूछने की कला को नया आयाम दिया। एक ऐसा विचारक जिसका एक छोटा सा वाक्य, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, पूरी दुनिया की सोच को बदल गया। लेकिन इससे पहले कि हम उनके शानदार दर्शन में गहराई से उतरें, एक सवाल आपसे। अगर आप अभी इस बहुत पल में अपनी सभी इंद्रियों पर संदेह करें, अगर आप सोचें कि जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वह सब असली नहीं हो सकता, तो आप क्या जानते हैं कि जो कुछ भी असली है? क्या ऐसा कोई एक सत्य है जिस पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं, चाहे बाकी सब कुछ झूठ हो? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए एक अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं, और वह यात्रा है रेने डेस्कार्tes के जीवन और दर्शन की। 17वीं सदी का यूरोप, राजनीतिक उथल-पुथल, धार्मिक संघर्ष और वैज्ञानिक क्रांति एक साथ हो रही है। यह एक ऐसा समय है जब लोग पुरानी सोच को छोड़ रहे हैं और नई सोच को अपना रहे हैं। इसी बीच एक बालक का जन्म हुआ एक छोटे से फ्रांसीसी शहर में। उसका नाम था रेने डेस्कार्tes। 31 मार्च 1596 को एक कानून परिवार में पैदा हुआ यह लड़का कभी नहीं जानता था कि वह दुनिया के इतिहास में एक अमिट निशान बना जाएगा। डेस्कार्tes का जन्म ला हाये नामक एक छोटे से शहर में हुआ, जो बाद में उसी के नाम पर डेस्कार्tes नाम दिया गया। उसका पिता जोचीम डेस्कार्tes एक वकील और जमींदार था। उसकी मां जीन ब्रोचार्ड बहुत ही बुद्धिमान महिला थी, लेकिन दुर्भाग्य से जब रेने केवल 13 साल का था, उसकी मां की मृत्यु हो गई। बचपन में ही यह नुकसान डेस्कार्tes के मन में एक खास तरह की संवेदनशीलता और गहरी सोच पैदा कर गई। डेस्कार्tes के परिवार ने उसे एक वकील बनाना चाहते थे, जैसे उसके पिता थे। परिवार की परंपरा थी, परिवार का हर लड़का या तो वकील बनता था या सरकारी नौकरी करता था। इसलिए जब वह पढ़ाई के लिए तैयार हुआ तो उसे पोइटियर्स भेजा गया, जहां उसने कानून की शिक्षा ली। 1616 में उसने अपनी कानून की डिग्री पूरी कर ली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डेस्कार्tes का मन कानून की ओर कभी नहीं गया। उसका दिल विज्ञान, गणित और दर्शन की ओर था। कानून की किताबें पढ़ने से ज्यादा उसे खगोल, भौतिकी और गणित के रहस्य समझने में मजा आता था। वकालत का करियर छोड़कर डेस्कार्tes ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। 1618 में वह ब्रेदा चला गया, जहां उसने प्रिंस मॉरिस के सेना में एक अनौपचारिक सैनिक के रूप में काम किया। यह एक बहुत ही अजीब निर्णय था, लेकिन इसी समय डेस्कार्tes को गणित और विज्ञान का एक महान शिक्षक मिला। उसका नाम था इसाक बीकमैन। बीकमैन एक प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री था और उसने डेस्कार्tes को गणित की गहराई में उतरने के लिए प्रेरित किया। यह मुलाकात डेस्कार्tes के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। बीकमैन के साथ डेस्कार्tes ने अपनी पहली किताब कंपेंडियम ऑफ म्यूजिक लिखी, लेकिन यह सिर्फ संगीत के बारे में नहीं थी। यह एक गणितीय विश्लेषण था कि संगीत कैसे काम करता है। यह दिखाता है कि कैसे डेस्कार्tes हर चीज को गणित के जरिए समझना चाहता था। लेकिन डेस्कार्tes के जीवन में एक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण घटना घटने वाली थी। 1619 में जब डेस्कार्tes अलग अलग जगहों पर काम कर रहा था, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। यह कहानी बहुत ही रहस्यमय है। डेस्कार्tes उस समय बवेरिया में था और एक ठंडी नवंबर की रात को 10 नवंबर 1619 को उसे एक के बाद एक 3 सपने आए। ये सपने इतने जीवंत, इतने अर्थपूर्ण थे कि डेस्कार्tes को लगा कि ये कोई संदेश है। बाद में डेस्कार्tes ने लिखा कि ये सपने एक दिव्य शक्ति के द्वारा भेजे गए थे, जिसका मकसद था उसे अपना जीवन का मिशन बताना। और वह मिशन क्या था? पूरे ज्ञान की व्यवस्था को नए सिरे से बनाना, सभी विज्ञानों की बुनियाद फिर से तैयार करना, और यह सब दर्शन से शुरू करना, क्योंकि सभी विज्ञानों की नींव दर्शन ही है। इस दिन के बाद डेस्कार्tes ने अपने पूरे जीवन को इसी मिशन में समर्पित कर दिया। 1620 में डेस्कार्tes ने सेना छोड़ दी और यूरोप के विभिन्न देशों की यात्रा करने लगा। उसने इटली देखा, जहां उसने रोम और वेनिस के प्राचीन मंदिरों और कलाकृतियों को देखा, जहां उसने आस्था की शक्ति को महसूस किया, लेकिन साथ ही सवालों को भी महसूस किया। फिर 1625 में वह फ्रांस के पेरिस शहर में आ गया। पेरिस उस समय यूरोप का ज्ञान का केंद्र था। यहां डेस्कार्tes को विज्ञान और दर्शन के महान लोग मिले। उसने एक समूह बनाया और खुद को पेरिस के बौद्धिक माहौल में पूरी तरह डुबो दिया।
लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि पेरिस की भीड़भाड़, समाज के चक्कर और दूसरों की राय उसके सोचने की क्षमता को बाधित कर रही है। और फिर 1629 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, डेस्कार्ट्स ने फैसला किया कि वह नेदरलैंड्स चला जाएगा। यह तब की सबसे विकसित और सबसे आजाद सोच वाली जगह थी। यहां उसे एकांत मिल सकता था और उसे अपने विचारों पर काम करने की स्वतंत्रता मिल सकती थी। इसके बाद डेस्कार्ट्स के लिए नेदरलैंड्स एक नया घर बन गया। यहीं से उसके सभी महान कामों का जन्म हुआ। उसका खुद का एक मजेदार मूल मंत्र था, बेने विकसित की बेने लचुइट, जिसका मतलब है वह अच्छे से रहता है जो अच्छे से छिपा रहता है। डेस्कार्ट्स बार बार अपना पता बदलता था। वह चाहता था कि उसे कोई परेशान करे ताकि वह शांति से सोच सके। नेदरलैंड्स में रहते हुए, जो 20 साल से भी ज्यादा का समय था, डेस्कार्ट्स ने अपने सभी महान काम किए जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। तो अब हम समझते हैं कि डेस्कार्ट्स कौन था और उसका जीवन कैसा था। लेकिन अब असली सवाल आता है, उसकी सोच क्या थी, उसका दर्शन क्या था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने क्यों कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इसको समझने के लिए हमें डेस्कार्ट्स की सबसे खास चीज को समझना होगा, जिसको वह मेथड ऑफ डाउट या शक का तरीका कहता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे घर में हैं जिसमें आप रहते हो और सभी सामान आपको अपना लगता है। सब कुछ सुरक्षित लगता है, सब कुछ जानी पहचानी लगती है। लेकिन एक दिन आपको एक विचार आता है, क्या यह सब सच है? क्या मेरी सभी यादें सच है? क्या मेरी सभी इंद्रियां मुझे सच बता रही है? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे सकती है? क्या मेरे कान मुझे गलत सुनाई दे सकता है? और अगर मेरी इंद्रियां मुझे धोखा दे सकती है, तो कैसे मैं जानूं कि मैं जो भी जानता हूं वह सच है? यही वह प्रश्न था जो डेस्कार्ट्स के मन में उठा। लेकिन डेस्कार्ट्स इस सवाल को बिल्कुल नए तरीके से पूछ रहा था। वह कह रहा था, अगर मैं अपनी सभी इंद्रियों पर संदेह करूं, अगर मैं सब कुछ झूठ मान लूं, तो क्या कोई एक चीज है जिस पर मैं अभी भी संदेह नहीं कर सकता? क्या कोई सत्य है जो इतना बुनियादी है कि मैं उस पर संदेह नहीं कर सकता? डेस्कार्ट्स का मेथड ऑफ डाउट बिल्कुल यही है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सब कुछ को संदेह की कसौटी पर कसते हो। लेकिन यह कोई नकारात्मक संदेह नहीं है। यह एक सकारात्मक संदेह है जिसका उद्देश्य सच को खोज निकालना है। जैसे एक सोने के व्यापारी अपने तराजू पर सोना तोलता है, यह जांचने के लिए कि वह असली है या नहीं। ठीक वैसे ही डेस्कार्ट्स अपने विचारों को संदेह के तराजू पर तोल रहा है। पहला स्तर, संवेद्य प्रमाण पर संदेह। डेस्कार्ट्स कहता है कि हमारी इंद्रियां अक्सर हमें धोखा देती है। दूर की चीजें छोटी लगती है, भले ही वे बड़ी हों। एक सीधी छड़ी पानी में टेढ़ी दिखाई देती है। हमने सपनों में ऐसी चीजें देखी है जो असली नहीं थीं। कभी कभी हम गलत फैसले करते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें गलत बताती है। तो क्या हम किसी भी संवेद्य प्रमाण पर भरोसा कर सकते हैं? डेस्कार्ट्स कहता है नहीं, हम उन सब पर संदेह कर सकते हैं। दूसरा स्तर, सपने और जागरण के बीच का अंतर। डेस्कार्ट्स पूछता है, क्या आप यकीन है कि आप अभी जाग रहे हैं? क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि यह एक सपना नहीं है? कभी कभी हम सपनों में बिल्कुल वास्तविकता जैसा महसूस करते हैं। हम सपने में सोचते हैं कि हम जाग रहे हैं, और जब हम सच में जागते हैं तब हमें एहसास होता है कि वह एक सपना था। तो इस क्षण में कैसे आप यकीन है कि यह सपना नहीं है? डेस्कार्ट्स कहता है कि आप इस बात को पूरी तरह संदेह में डाल सकते हैं। तीसरा और सबसे तीव्र स्तर, इविल डीमन हाइपोथेसिस। और यह वह बिंदु है जहां डेस्कार्ट्स की सोच सबसे अलग है। वह कहता है, मान लीजिए कि एक बहुत ही शक्तिशाली बुरा राक्षस है जो मुझे हर चीज में धोखा दे रहा है। यह राक्षस मेरे सभी विचारों, सभी संवेदनाओं को नियंत्रित कर रहा है। मेरे सभी गणित, मेरी सभी तार्किक सोच, सब कुछ इस राक्षस के द्वारा नियंत्रित है। मेरे सभी विचार जो मुझे बिल्कुल सच लगते हैं, वे सब झूठ हो सकते हैं। तो अब मैं किस चीज पर भरोसा कर सकता हूं? यह सवाल डेस्कार्ट्स के पूरे दर्शन की कुंजी है। क्योंकि अब जब आपने सब कुछ को संदेह में डाल दिया है, जब आप सब कुछ को संभावित झूठ मान चुके हैं, तब भी एक चीज है जो आप नहीं दे सकते, और वह है आपका सोचना। भले ही यह राक्षस मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मुझे धोखा देने के लिए मेरा होना तो जरूरी है। धोखा दिया जा सकता है शायद,
लेकिन धोखा देने वाली चीज या व्यक्ति का होना तो बिल्कुल सत्य है। और सबसे अहम चीज यह है कि मैं सोच रहा हूं। यहां तक कि अगर मेरे सभी विचार झूठ है, अगर मेरी सभी स्मृतियां झूठ है, तब भी यह तथ्य कि मैं सोच रहा हूं यह पूरी तरह सच है। मैं सोच सकता हूं, मैं संदेह कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, और यह सोचना यही मेरा अस्तित्व साबित करता है। यही वह महान पल है जहां डेस्कार्ट्स ने कहा, कोजिटो अर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन हिंदी में यह सिर्फ यह नहीं है। यह मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं मौजूद हूं, यह एक बहुत ही सरल वाक्य है, लेकिन यह बहुत गहरा है। इसे सभी भाषाओं में अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक तार्किक निष्कर्ष है, जैसे गणित में यदि अ है तो बी है। लेकिन डेस्कार्ट्स खुद कहता है कि यह एक तार्किक निष्कर्ष नहीं है, यह एक तत्काल अंतर्ज्ञान है। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी चीज को देखते हो और तुरंत समझते हो कि यह क्या है। आप पहले सोचते नहीं, बस समझ जाते हो। तो कोजिटो अर्गो सम का अर्थ है सोचने की ही क्रिया, विचार की ही प्रक्रिया। यही मेरे अस्तित्व को साबित करती है। मैं नहीं कह सकता कि मैं चल रहा हूं इसलिए मैं हूं, क्योंकि शायद कोई मुझे धोखा दे रहा हो और मैं असल में चल नहीं रहा। मैं नहीं कह सकता कि मैं देख रहा हूं इसलिए मैं हूं, क्योंकि मैं देख सकता हूं भले ही मैं सो रहा हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं, क्योंकि सोचने के लिए सोचने वाली चीज का होना अनिवार्य है। यह बिल्कुल एक स्वयंसिद्ध सत्य है जिसे शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में समझा जा सकता है। लेकिन अब एक और सवाल आता है, अगर कोजिटो अर्गो सम सच है तो यह मैं क्या है? डेस्कार्ट्स कहता है कि यह मैन एक चीजें हाथ है जो सोचती है। उसका नाम दिमाग है या सोल है। यह एक नॉन फिजिकल, नॉन एक्सटेंडेड वास्तविकता है। यह केवल सोचती है, यह शरीर नहीं है। लेकिन यह विचार डेस्कार्ट्स को एक बहुत ही बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। अगर मैं केवल एक सोचने वाली चीज हूं, अगर मेरा दिमाग और मेरा शरीर अलग चीजें हैं, तो फिर मेरा शरीर क्या है और दोनों के बीच क्या संबंध है? यही वह जगह है जहां डेस्कार्ट्स ने अपना दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दर्शन प्रस्तुत किया, जिसे हम ड्यूलिज्म या द्वैत कहते हैं। डेस्कार्ट्स कहता है कि सारी सृष्टि दो तरह की वास्तविकताओं से बनी है। पहली माइंड या स्पिरिट, जो सोचती है, जो नॉन फिजिकल है, जो डिविजिबल नहीं है। दूसरी बॉडी या मैटर, जो फिजिकल है, जो एक्सटेंडेड है, यानी स्पेस में मौजूद है, जो कि डिविजिबल है। यह एक क्रांतिकारी विचार था। उससे पहले ज्यादातर दार्शनिकों का मानना था कि सब कुछ एक ही तरह की वास्तविकता है। लेकिन डेस्कार्ट्स कहता है कि नहीं, दो बिल्कुल अलग तरह की वास्तविकताएं हैं। लेकिन यह केवल एक दार्शनिक सूक्ष्मता नहीं है, यह एक व्यावहारिक सवाल भी है। अगर मन और शरीर अलग है, तो फिर वे एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर मैं सोचता हूं कि मैं अपनी बाह को हिलाना चाहता हूं, तो मेरा मन कैसे मेरे शरीर को हिलाने के लिए निर्देश देता है? और अगर मेरी बाह में दर्द है, तो यह दर्द का संदेश मेरे मन तक कैसे पहुंचता है? डेस्कार्ट्स इस समस्या को समझता है और वह कहता है कि मन और शरीर के बीच एक विशेष तरह का संबंध है। यह एक यांत्रिक संबंध नहीं है, बल्कि एक अंतःक्रिया है। मन शरीर को निर्देश देता है और शरीर मन को संवेदनाएं भेजता है। लेकिन यह कैसे होता है, इस बारे में डेस्कार्ट्स कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। यह माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहा जाता है और यह आज भी दर्शन और विज्ञान में सबसे बड़े सवालों में से एक है। लेकिन डेस्कार्ट्स की इस ड्यूलिज्म की एक और परत है। वह कहता है कि इन दोनों वास्तविकताओं के अलावा एक तीसरी वास्तविकता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, गॉड या ईश्वर। और यह वह है जो सब कुछ को एक साथ रखता है, क्योंकि डेस्कार्ट्स के अनुसार दिमाग और शरीर दोनों ही परिमित है, दोनों ही सीमित है, दोनों ही अधूरे हैं। लेकिन अगर दोनों अधूरे हैं, तो कौन उन्हें पूरा करता है? किसने उन्हें बनाया? किसने उन्हें एक साथ रखा? यही प्रश्न डेस्कार्ट्स को ईश्वर की ओर ले जाता है। डेस्कार्ट्स कहता है कि मेरे पास ईश्वर का एक विचार है। यह विचार बहुत ही अलग है। जब मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोचता हूं, तो मैं उसके विचार को अपने अनुभव के आधार पर बनाता हूं। लेकिन ईश्वर का विचार, मेरे पास ईश्वर का कोई अनुभव नहीं है।
फिर भी मेरे दिमाग में एक असीम, सर्वशक्तिमान, पूर्ण आत्मा का विचार है। यह विचार कहां से आया? डेस्कार्ट्स का तर्क है, यह विचार केवल तभी संभव है अगर यह किसी परिमित वस्तु द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा मेरे दिमाग में डाला गया हो। जैसे एक पेंटर अपने काम पर अपनी छाप रख देता है, वैसे ही ईश्वर ने मेरे दिमाग में अपनी छाप रख दी है। यह विचार ही ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। लेकिन डेस्कार्ट्स के लिए यह बस एक अमूर्त विचार नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व को साबित करना उसके पूरे ज्ञान के तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ईश्वर है और ईश्वर पूर्ण है, तो ईश्वर धोखेबाज नहीं हो सकता। ईश्वर मुझे जानबूझकर गलत नहीं बता सकता। तो अगर मेरा दिमाग ईश्वर का एक उपहार है और ईश्वर पूर्ण है, तो मेरे दिमाग की शक्तियां, विशेषकर मेरे स्पष्ट और विशिष्ट विचार, ये सच होने चाहिए। यह क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज की अवधारणा है। डेस्कार्ट्स कहता है कि जिस विचार को मैं बिल्कुल स्पष्ट और विशिष्ट रूप से समझता हूं, वह सच होना चाहिए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर के अस्तित्व से डेस्कार्ट्स बाहरी दुनिया के अस्तित्व को भी साबित करता है। वह कहता है कि मेरे पास भौतिक वस्तुओं के विचार है। ये विचार मेरे द्वारा नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि एक सीमित प्राणी हूं। लेकिन अगर ईश्वर है और ईश्वर पूर्ण है और ईश्वर धोखेबाज नहीं है, तो इन विचारों के पीछे कोई वास्तविक भौतिक वस्तुएं होनी चाहिए। इसलिए बाहरी दुनिया सच है। यह डेस्कार्ट्स का एक अद्भुत तर्क है। शक से शुरू करके वह यकीन तक पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि डेस्कार्ट्स का पूरा दर्शन सिर्फ एक निषेधात्मक दर्शन नहीं है। वह सिर्फ कह नहीं रहा है कि सब कुछ संदिग्ध है, बल्कि वह कह रहा है कि ज्ञान के लिए एक दृढ़ आधार है। वह कह रहा है कि अगर हम सही तरीके से सोचें, अगर हम अपने क्लियर और डिस्टिंक्ट विचारों पर भरोसा करें, तो हम सच तक पहुंच सकते हैं। यह एक सकारात्मक दर्शन है। यह एक ऐसा दर्शन है जो मनुष्य के विचार की शक्ति पर विश्वास करता है। और यही वह सोच है जो आधुनिक विज्ञान को जन्म देती है। क्योंकि डेस्कार्ट्स की इस विधि को यदि विज्ञान में लागू किया जाए तो क्या होता है? आप सब कुछ पर संदेह करते हो, आप सब कुछ को परखते हो, आप सिर्फ वही स्वीकार करते हो जो क्लियर और डिस्टिंक्ट है, जो तर्कसंगत है। यह बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है। यह बिल्कुल वह तरीका है जिससे आधुनिक विज्ञान काम करता है। इसलिए डेस्कार्ट्स को केवल एक दार्शनिक के रूप में नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंस के पिता के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन डेस्कार्ट्स का योगदान विज्ञान में केवल एक मेथड तक सीमित नहीं है। उसने गणित में भी क्रांति लाई। डेस्कार्ट्स ने एनालिटिकल ज्योमेट्री की खोज की। यह क्या है? सरल शब्दों में, यह एक ऐसी विधि है जिससे आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री को एक साथ ला सकते हो। आप ज्योमेट्री को अलजेब्रा में बदल सकते हो और अलजेब्रा को ज्योमेट्री में। उदाहरण के लिए, आप एक वृत्त को केवल एक तस्वीर के रूप में नहीं, बल्कि एक समीकरण के रूप में भी दिखा सकते हो। डेस्कार्ट्स ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की खोज की। यह वह तरीका है जिससे आप एक समतल पर किसी भी बिंदु को दो संख्याओं x और y से दिखा सकते हो। यह बहुत ही सरल विचार है, लेकिन इसने गणित को पूरी तरह बदल दिया। अब आप ज्यामितीय समस्याओं को बीजीय तरीके से हल कर सकते हो। अब आप उच्च आयामों की ज्यामिति के बारे में सोच सकते हो। और यह सब कैलकुलस की नींव बनता है, जिसे बाद में न्यूटन और लेबनिज ने विकसित किया। कैलकुलस के बिना आधुनिक विज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ कैलकुलस पर निर्भर करता है। और कैलकुलस की नींव डेस्कार्ट्स के एनालिटिकल ज्योमेट्री में निहित है। तो डेस्कार्ट्स का प्रभाव केवल दर्शन तक सीमित नहीं है। उसने गणित में क्रांति ली, उसने विज्ञान के तरीके को बदल दिया, उसने आधुनिक सोच का आधार तैयार किया। इसलिए उसे मॉडर्न फिलॉसफी का पिता कहा जाता है। लेकिन वह केवल दर्शन का पिता नहीं है, वह आधुनिक सोच का पिता है, आधुनिक विज्ञान का पिता है, आधुनिक गणित का पिता है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर डेस्कार्ट्स की यह सोच इतनी महत्वपूर्ण है, तो फिर हम आज उसके बारे में क्यों नहीं सुनते? क्यों आधुनिक लोग उसे भूल गए हैं? खैर, सच यह है कि हम उसे भूले नहीं हैं। हम उसकी सोच को हर दिन जीते हैं। जब आप सवाल पूछते हो, तो आप डेस्कार्ट्स की सोच का अनुसरण कर रहे हो। जब आप किसी चीज पर संदेह करते हो, तो आप डेस्कार्ट्स की विधि का उपयोग कर रहे हो। जब विज्ञान किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करता है,
तो वह डेस्कार्ट्स के तरीके को फॉलो कर रहा है। डेस्कार्ट्स आपके चिंतन के ढांचे में बैठा है, भले ही आप नहीं जानते। अब डेस्कार्ट्स के जीवन के अंतिम अध्याय की बात करते हैं। 1649 में डेस्कार्ट्स को स्वीडन के क्वीन क्रिस्टीना ने आमंत्रण दिया। क्वीन क्रिस्टीना एक बहुत ही बुद्धिमान महिला थी और वह डेस्कार्ट्स के दर्शन को सीखना चाहती थी। डेस्कार्ट्स के लिए यह एक सम्मान था, लेकिन क्वीन क्रिस्टीना की एक अजीब आदत थी। वह सुबह 5 बजे डेस्कार्ट्स को दर्शन सिखाने के लिए बुलाती थी और डेस्कार्ट्स की पूरी जिंदगी की एक आदत थी, वह सुबह 11 बजे तक सोया करता था। सुबह 5 बजे यह डेस्कार्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी, तो डेस्कार्ट्स ने अपनी आदत को बदला। हर सुबह 5 बजे ठंड की रातों में वह क्वीन के महल की ओर चला जाता था। लेकिन उत्तरी स्वीडन की ठंड, जिसे डेस्कार्ट्स आदी नहीं था, उसके लिए बहुत कठोर थी। केवल कुछ महीनों के बाद डेस्कार्ट्स को निमोनिया हो गया। फरवरी 1650 में डेस्कार्ट्स की मृत्यु हो गई। मात्र 53 साल की उम्र में यह महान दार्शनिक, यह महान सोचने वाला, यह आधुनिक दर्शन का पिता चला गया, लेकिन उसके विचार हमेशा के लिए रह गए। अब मैं आपसे फिर से वह सवाल पूछता हूं जो हमने शुरुआत में पूछा था, क्या ऐसा कोई सत्य है जिस पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं? डेस्कार्ट्स का उत्तर स्पष्ट है, हां, और वह सत्य है आपका सोचना, आपका अस्तित्व। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं हटा सकता। आप सोच रहे हो, इसलिए आप हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी सब कुछ झूठ है। इसका मतलब यह है कि यह एक ठोस आधार है जिससे आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। इस आधार से आप दूसरों के बारे में सोच सकते हो, दुनिया के बारे में सोच सकते हो, ईश्वर के बारे में सोच सकते हो, आप सच तक पहुंच सकते हो। डेस्कार्ट्स की मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी एक किताब है जिसमें उसने अपने इन सभी विचारों को विस्तार से समझाया है। यह किताब 6 मेडिटेशंस में बनती है। पहले मेडिटेशन में डेस्कार्ट्स सब कुछ पर संदेह करता है। दूसरे मेडिटेशन में वह कोजिटो अर्गो सम पर पहुंचता है। तीसरे मेडिटेशन में वह अपने विचारों का विश्लेषण करता है और ईश्वर के बारे में सोचता है। चौथे मेडिटेशन में वह सच और झूठ के बीच के अंतर के बारे में सोचता है। पांचवें मेडिटेशन में वह ईश्वर के अस्तित्व का एक ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ देता है। छठे मेडिटेशन में वह बाहरी दुनिया के अस्तित्व को साबित करता है और माइंड बॉडी दिखावट को समझाता है। यह किताब आधुनिक दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। हजारों लोगों ने इसे पढ़ा है, हजारों लोगों ने इस पर विरोध किया है, लेकिन सभी को यह मानना पड़ा है कि यह एक महान काम है। कुछ लोग डेस्कार्ट्स से सहमत है, कुछ असहमत है, लेकिन कोई भी उसको नकार नहीं सकता। डेस्कार्ट्स की एक और किताब है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, जिसे उसने फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। यह किताब आसान और सरल है, मेडिटेशन से ज्यादा। इस किताब में डेस्कार्ट्स अपने जीवन की कहानी बताता है, अपने तरीके को समझाता है और अपने निष्कर्षों को सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। इसलिए यह किताब आम लोगों के लिए अधिक आसान है। अगर आप डेस्कार्ट्स को पढ़ना चाहते हो तो पहले डिस्कोर्स ऑन द मेथड से शुरू करना चाहिए। तो डेस्कार्ट्स का पूरा दर्शन एक सरल प्रश्न से शुरू होता है, क्या कोई ऐसा सत्य है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं? और यह प्रश्न उसे एक अद्भुत यात्रा पर ले जाता है। संदेह की यात्रा, सच की यात्रा, स्वयं को समझने की यात्रा। और इस यात्रा के अंत में वह पाता है कि सबसे पहला सच, सबसे पहला आधार यह है कि मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। यह एक सरल वाक्य है, लेकिन यह असीम गहराइयों को छूता है। लेकिन यह सब सोच, यह सब दर्शन सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, यह आपके जीवन को प्रभावित करता है। जब आप डेस्कार्ट्स की सोच को समझते हो तो आप खुद को अलग तरीके से देखने लगते हो। आप समझते हो कि आप केवल एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक सोचने वाली आत्मा हो। आप समझते हो कि आपके विचारों की शक्ति है। आप समझते हो कि सवाल पूछना महत्वपूर्ण है। आप समझते हो कि संदेह एक बुरी चीज नहीं है, बल्कि ज्ञान का पहला कदम है। डेस्कार्ट्स का दर्शन आपको सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको अपने आप से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको अपने विश्वासों को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको नई सोच के लिए खुला रखता है। और यही वह है जो जीवन को सार्थक बनाता है।
न कि केवल जीना बल्कि सोच समझकर जीना, न कि केवल विश्वास करना बल्कि समझबूझकर विश्वास करना। रने डेस्कार्ट्स आधुनिक दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिसने कहा, सोचो, प्रश्न करो, संदेह करो, लेकिन इसके माध्यम से सच को खोजो। वह कहता है कि मानव की विचार शक्ति असीम है। मानव का विचार सत्य तक पहुंच सकता है और यह एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है, विशेषकर आज के समय में जब हर ओर से आपको विचार दिए जाते हैं, जब आपको सोचने की आजादी न भी हो सकती है। डेस्कार्ट्स आपसे कहता है, सोचो, अपनी शक्ति को पहचानो। तो दोस्तों, यह था रने डेस्कार्ट्स की अद्भुत कहानी, उसकी जीवन यात्रा, उसका दर्शन। उसने अपनी सोच से न केवल दर्शन को बदल दिया बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। उसका मेथड ऑफ डाउट, उसका कोजिटो अर्गो सम, उसका ड्यूलिज्म का सिद्धांत, यह सब आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। और मुझे विश्वास है कि आप भी इस कहानी को सुनने के बाद अपने आप से सवाल पूछने लगोगे। आप भी डेस्कार्ट्स की तरह सोचने की कोशिश करोगे, और वही तो है सच का पहला कदम। अब हम यह जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो। क्या आप डेस्कार्ट्स के साथ सहमत है कि कोजिटो अर्गो सम मतलब सोच से ही अस्तित्व साबित होता है, या आपके पास एक अलग विचार है? क्या आप सोचते हो कि मन और शरीर वास्तव में अलग है, या वे एक ही चीज है? क्या आप इस विचार को मानते हो कि ईश्वर हमारे सभी विचारों का स्रोत है? कृपया अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमें आपकी राय सुनना पसंद है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे लोगों को खोजें जो दर्शन में रुचि रखते हैं, जो सवाल पूछना पसंद करते हैं, जो डेस्कार्ट्स की तरह सोचना चाहते हैं, और उन्हें इस वीडियो को दिखाएं, क्योंकि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है जब तक वह साझा न किया जाए। और हमारा मिशन है इस तरह के महान विचारों को हर किसी तक पहुंचाना। साथ ही हमारे टोटल फिलॉसफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम दुनिया के महान दार्शनिकों के बारे में नई वीडियोस बनाते हैं। हम उनके जीवन की कहानियां बताते हैं, उनके विचारों को सरल भाषा में समझाते हैं, और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके विचार आज के समय में कैसे प्रासंगिक है। तो अगर आप और भी महान दार्शनिकों के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हां, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत पता चल जाए। अगर आप हमारे साथ और भी करीब से जुड़ना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। यहां हम नए वीडियोस के बारे में अपडेट देते हैं, दर्शन से संबंधित दिलचस्प बातें साझा करते हैं, और हमारे कम्युनिटी के साथ सीधे बातचीत करते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में दिया गया है। बस वहां क्लिक करें और ज्वाइन कर जाएं। यह पूरी तरह फ्री है और आप हमेशा लीव कर सकते हो। तो दोस्तों, रने डेस्कार्ट्स की यह अद्भुत यात्रा यही समाप्त होती है। लेकिन याद रखिए, दर्शन की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन नए सवाल आते हैं, हर दिन नई सोच होती है, और आप इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हो। बस सवाल पूछते रहिए, सोचते रहिए, और जब आप सोचते हो तो याद रखिए डेस्कार्ट्स का वह महान वाक्य, कोजिटो अर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। धन्यवाद दोस्तों, इस महान दार्शनिक की कहानी सुनने के लिए। और हां, एक बार फिर से प्लीज करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। टोटल फिलॉसफी में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दर्शन केवल किताबों में नहीं रहता, दर्शन हमारे दिलों में रहता है, और हम इसे आपके दिल तक लाने के लिए यहां है। धन्यवाद, और अगली बार मिलते हैं एक और महान दार्शनिक के साथ।